वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। सबसे पहले बात करते हैं रोडवेज बसों से जुड़ी हुई खबर की। कल से राज्य की सड़कों पर दौड़ेगी रोडवेज की बसें। करीब 50 रोडवेज की बसें सड़कों पर उतरेंगी। 50% यात्रियों के साथ चलेंगी रोडवेज की बसें। पहले चरण में प्रदेश के 74 रूटों पर ये बसें चलाई जाएंगी। तो पहले फेज के तहत कल से करीब 50 ये बसें रोडवेज की सड़कों पर उतरेंगी यात्रियों को ले जाने के लिए, लेकिन 50% यात्रियों की क्षमता के साथ ही ये बसें चलाई जाएंगी। किशोर रावत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। किशोर, ये बड़ी राहत की खबर है एक तरह से, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच किन तैयारियों के साथ, किस एहतियात के साथ ये बसें सड़कों पर उतारी जाएंगी? देखिए, सबसे पहले तो ये एक उत्तराखंड के जो लोग हैं, जो यात्रा करते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि कल से 50 बसें चलेंगी और 74 रूट इसमें तय किया है। इसमें देहरादून से गंगोत्री या फिर आपका हल्द्वानी, पिथौरागढ़, लोहाघाट, रुड़की, हरिद्वार, इन सब रूटों पे बस चलेंगी। ये पहले चरण का फेज है। इसमें अच्छी बात यह है कि जो रोडवेज का किराया बढ़ाया गया था, उसमें रोडवेज अपना 20% जो सरचार्ज है उसको नहीं लेगी। 67% ही इसमें बढ़ा हुआ किराया लिया जाएगा। और कोविड के चलते, जिस तरीके से कोविड के कारण जो नियम बनाए गए, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाएगी, तो उसमें लगभग आधी सवारी, यानी जिन सीटों पे 50 बसें सीट होगी, उसमें 25 यात्री बैठेंगे। उसी तरीके से 34 यात्रा वाली बस पे 17 बैठेंगे। तो कुल मिलाकर सभी को इसमें कोविड के नियम मानने को कह दिया गया है कि बसों में कोविड के जो नियम है उसके तहत ही बसें चलेंगी। तो कल अच्छी खबर है कि काफी लंबे समय से, यानी 94 दिन से ये बसें नहीं चल रही थी। अब ऐसे में ये बसें चलती है तो इससे दो चीजें का फायदा होगा। एक तो जो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट चलेगी, उसमें जो लोग यहाँ वहाँ जाते थे, दूसरी डिस्ट्रिक्ट में काम करने जाते थे, जैसे देहरादून से हरिद्वार लोग आते थे काम करने के लिए, तो ऐसे में अब उनके लिए आसानी हो सकेगी। और दूसरी बात यह है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी फायदा मिल पाएगा, लोग सुरक्षित अपना सफर कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि रोडवेज जो लगातार घाटे पे चल रहा था, पर डे इनकी कमाई, बिल्कुल, तो उसके नुकसान की भरपाई के लिए भी कहीं ना कहीं से जो कोशिशें की जा रही हैं वो कल से कारगर होती दिखाई देंगी। बहुत शुक्रिया किशोर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो 50% बसें 50 बसें कल से चलाई जाएंगी और 50% यात्रियों के साथ इन बसों को चलाया जाएगा। तो जागरूक रहकर सफर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सफर करें। कोरोना की रोकथाम के लिए कोरोनिल नाम की जिस दवा को तैयार करने का दावा मंगलवार को बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण ने किया, उस पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि से दवाई का कॉम्पोजिशन बताने को कहा है। साथ ही उत्तराखंड सरकार के राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी से भी मांग की गई कि वो इस प्रोडक्ट के लिए लाइसेंस और उसके मंजूरी संबंधित दस्तावेज भेजें। इधर आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि आयुष मंत्रालय ने जो सवाल जवाब किया वो दरअसल कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से हुआ है और मंत्रालय को सभी जानकारियां दे दी गई हैं। वहीं उत्तराखंड के आयुष मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि पतंजलि ने केवल इम्यूनिटी बूस्टर दवाओं के निर्माण का लाइसेंस लिया था। देखिए, इसमें एक कम्युनिकेशन गैप था। सरकार ने कुछ पूछा था, हमने जवाब दे दिया है और सरकार आयुर्वेद के संदर्भ में सकारात्मक है और आयुर्वेद के प्रशंसक है। इसीलिए हमें कोई वो नहीं है, एक कम्युनिकेशन गैप था, उसका जवाब हमने दे दिया। हमारे यहाँ से जो लाइसेंस दिया गया है वो केवल प्रतिरक्षा क्षमता को विकसित करने के लिए, बीमारियों से लड़ने की इंसान की इम्यूनिटी जिसे हम कहते हैं, उसको डेवलप करने के लिए लाइसेंस दिया गया और वो नियम के तहत दिया गया है। बाकी उन्होंने इसका प्रयोग या कोई लाइसेंस उन्होंने किसी और प्रदेश से लिया हो तो मुझे जानकारी नहीं है इस मामले में। जो फॉर्मेलिटी जो है ना, वो सब रिपोर्ट होने के बाद उन्होंने वो रिपोर्ट आयुष को भेजना चाहिए और आयुष मिनिस्ट्री उसके ऊपर देखते हुए बाद में वो कंफर्मेशन उनको देती है। रिपोर्ट देखने के बाद आप कह सकेंगे। अभी तो भेजा है करके पहुंचा है नहीं, कोई हमें पता नहीं, आज पता चलेगा। और तुरंत ही हमें कुछ उसको ये डाटा डालना ऐसा नहीं है, मेडिसिन चाहिए, बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है, वो तुरंत थ्रू प्रॉपर चल होने दो, विद रूल्स रेगुलेशन के साथ होना चाहिए, यही हमारा आग्रह है। वहीं स्टेट ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी का कहना है कि पतंजलि को सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर 3 दवाइयों को बनाने का लाइसेंस इशू किया गया था। अगर पतंजलि का जवाब संतोषजनक नहीं रहा तो उसका इम्यूनिटी बूस्टर 3 दवाइयों का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा। इनको नोटिस भेज रहे हैं, अगर ये संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है तो इसको जो हमने लाइसेंस जारी किया है कोरोनिल टैबलेट का, इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं।
क्योंकि ये स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के जुरिडिक्शन में आता है। हम इसको, इसके नाम को या हम इनको पूरे प्रोडक्ट को ही कैंसिल कर सकते हैं। वहीं कोरोनिल दवा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, पतंजलि की कोरोना की दवा के दावे पर सवाल उठने के बाद आयुष विभाग के लाइसेंसिंग अफसर ने जवाब मांगा है। पतंजलि दिव्य फार्मेसी से 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। 12 जून 2020 की परमिशन में कोरोना की दवा का जिक्र नहीं, कोरोना किट के लिए भी कोई परमिशन नहीं मांगी गई। इम्यूनिटी बूस्टर बनाने की दी गई थी परमिशन। कोरोनिल टैबलेट पर कोरोना वायरस का फोटो छापना एक तरह से उल्लंघन है। कोरोना किट के भ्रामक प्रचार को मीडिया से हटाए, बिना परमिशन मीडिया में इसका कोई टेलीकास्ट ना हो। वहीं बाबा रामदेव द्वारा कोरोना की दवाई बना लेने के दावे को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि बिना आईसीएमआर की परमिशन के कोरोना की दवाई बना लेने का दावा करना और उसका प्रचार प्रसार करना एक गंभीर विषय है। वहीं इस मामले में बीजेपी ने कहा है कि जो प्रोसेस पूरा होने की बात हो रही है वो पूरा होने पर कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके का कृत्य जो है रामदेव जी द्वारा किया गया है, उस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। यदि यही कृत्य कोई दूसरा व्यक्ति करता तो उसके खिलाफ जो है तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो जाती है। अब रामदेव जी ने गोली दी है, भारत सरकार देखे इसको कौन सी गोली है। मैं समझ रामदेव जी एक आयुर्वेद के क्षेत्र में बड़ा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं इतना ही मैंने पढ़ा है कि वो कुछ प्रोसीजरल चीज़ कही है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने कहा है कि उसको जो प्रोसीजरल दिक्कत है उसको भी हम दूर कर लेंगे। बुधवार को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं को वर्चुअल रैली से संबोधित किया। भगवानपुर और पिथौरागढ़ विधानसभा में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वर्चुअल रैली के जरिए बताया कि कोरोना से निपटने के लिए कैसे केंद्र और राज्य सरकार गंभीर है। वहीं दोनों ही सरकारों ने हालात को देखते हुए तुरंत कदम उठाए और जनता के हितों को देखते हुए फैसले लिए। सीएम ने कहा कि अगले 1 हफ्ते में उत्तराखंड में कोरोना के 2000 टेस्ट रोजाना हो सकेंगे और सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं है। पिथौरागढ़ को लेकर सीएम ने कहा कि धारचूला विधानसभा, जहां बीजेपी के विधायक नहीं हैं, वहां भी 28 करोड़ की सड़कें मंजूर हुई हैं, जिसका मकसद सीमांत इलाकों का विकास है। सीएम ने कहा कि 2700 करोड़ की लागत वाले जमरानी बांध का काम जल्द शुरू होगा, जिससे बड़े इलाके में पानी की कमी दूर होगी। और अब बात करते हैं कोरोना अपडेट की। उत्तराखंड में आज कोरोना के 33 नए केस सामने आए। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 2568 पहुंच चुकी है। 1653 मरीज ठीक हो चुके हैं, 863 एक्टिव हैं, 35 की मौत हो चुकी है। देहरादून में 10, हरिद्वार में 1, पौड़ी में 9, टिहरी में 7 केस सामने आए हैं। उधम सिंह नगर जिले में 6 नए कोरोना केस सामने आए हैं। कोरोना काल में बैकलॉग सैंपल एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। हालत यह है कि प्रदेश में 6 लैब होने के बावजूद कई लोगों की सैंपल रिपोर्ट 15 से 20 दिन बाद सामने आ रही है। ऐसा ही एक मामला देहरादून जिले में भी सामने आया। विकासनगर के डाकपत्तर की एक युवती के कोरोना सैंपल की रिपोर्ट 22 दिन बाद मिली, वो भी पॉजिटिव। इन 22 दिनों में युवती कोरोना संक्रमण से खुद ही मुक्त भी हो चुकी थी। 22 दिन बाद जब स्वास्थ्य विभाग की नींद टूटी तो आनन फानन में युवती की तलाश शुरू की गई। तब तक युवती अपना 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड भी पूरा कर चुकी थी और परिवार के साथ रह रही थी। 22 दिन बाद इस युवती को फिर विकासनगर अस्पताल लाया गया, जहां रैपिड सैंपलिंग में उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। अब ये बैकलॉग के चलते ऐसा हुआ या स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते? हेल्थ डिपार्टमेंट में सीएमओ समेत कोई जिम्मेदार अधिकारी इस पर बोलने को तैयार नहीं है। हुआ था जब वो आई थी, उसका सैंपल लिया गया था और उसको घर में क्वारंटीन किया गया था। और उस समय क्योंकि जांचें बहुत हो रही थी, मशीनें सीमित थीं, तो थोड़ा समय लग रहा था जांच में। तो लेकिन जब उसके बाद उसकी जांच की रिपोर्ट आ गई थी और अभी उसका कल दोबारा उसकी जांच की गई है और वो नकारात्मक आई है और उसमें किसी तरह के कोई लक्षण नहीं है, तो इसलिए उससे कोई खतरा नहीं है और उस बीमारी फैलने का कोई डर नहीं। उधम सिंह नगर जिले में पिछले 1 सप्ताह से कोरोना की टेस्टिंग नहीं हो पा रही। जिले में इस दौरान 1000 से ज्यादा सैंपल्स लिए गए हैं। सैंपल टेस्ट नहीं होने की शिकायत सीएमओ ने स्वास्थ्य निदेशक और कुमाऊं कमिश्नर से की है, जिसके बाद सैंपल ऋषिकेश एम्स भेजने का फैसला लिया गया। बता दें कि वायरोलॉजी लैब हल्द्वानी और एनसीडीसी दिल्ली ने सैंपल जांच से इनकार कर दिया, क्योंकि यहां पहले से ही सैंपल्स की भरमार है।
उधम सिंह ने कहा कि हम एम्स में ले जाएं, तो एम्स में अब ले जाने की व्यवस्था की जा रही है। और कल जो बात संज्ञान में आई थी, हम लोग अभी शासन के लेवल पर भी संपर्क में हैं, तो इनके जो भी बैकलॉग है वो एक तो जल्दी से जल्दी निकलें और जो एम्स में भेजना है उनको करा लिया जाए। थर्डली हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारा IVRI मुक्तेश्वर वाला भी इस हफ्ते के लास्ट तक शायद चालू हो जाएगा, तो हमारा थोड़ा बर्डन सुशीला तिवारी का वहाँ भी बढ़ जाएगा। तो उधम सिंह नगर की समस्या का समाधान भी उम्मीद है कि इस वीकेंड तक हो जाना चाहिए। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चीफ जयराज द्वारा हरेला वन महोत्सव जैसे कार्यक्रमों में RSS के सदस्यों की बढ़ चढ़कर भागीदारी कराने के लिए बकायदा फॉरेस्ट अफसरों को पत्र भेजकर निर्देश देने का मामला तूल पकड़ने लगा है। खुद वन मंत्री हरक सिंह रावत इसे गलत बता रहे हैं। मंत्री का कहना है कि संगठन विशेष के नाम लेकर पत्र जारी करना उचित परंपरा नहीं है। वहीं कांग्रेस ने भी इसे मुद्दा बना लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि पूरी सरकार ही RSS के दबाव में काम कर रही है। सवाल है, ये एक सरकारी कार्यक्रम है। देखिए, कोई NGO अपने स्तर पर या राष्ट्रीय स्वयं संघ अपने स्तर पर कोई कार्यक्रम करे तो उसमें कोई व्यक्तिगत है, कांग्रेस कोई कार्यक्रम करे, भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यक्रम करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सरकारी कोई कार्यक्रम होगा तो हम सामाजिक संगठनों का सहयोग लेंगे। लेकिन हम कोई पत्र इस तरह जारी करना ये उचित नहीं है कि केवल ये कहा जाए कि भाई ये अमुक सामाजिक संगठन ही इसमें भागीदारी करेगा। सरकार ही जो है RSS के लोगों की है। अब उनके माध्यम से ही जो है क्या नाम वृक्षारोपण भी होगा। वृक्षारोपण तो एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें लोग स्वेच्छा से जो है हिस्सा लेते हैं। इसमें RSS को अलग से आइडेंटिफाई करने की कहाँ आवश्यकता थी। लेकिन सरकार जो है RSS के दबाव में है, इसलिए जो RSS कहता है सरकार को करना पड़ता, मानना पड़ता है। हल्द्वानी से खबर है, जहां फॉरेस्ट चीफ जयराज के इस आदेश पर राजनीति गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने जयराज को RSS का एजेंट बताया है। इंदिरा हृदयेश ने कहा, प्रदेश में बेलगाम हो चुकी है नौकरशाही। जयराज ने वृक्षारोपण में RSS कार्यकर्ताओं को शामिल करने का आदेश देते हुए लेटर जारी किया था। उसी पर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। मंत्री रेखा आर्य द्वारा उत्तरकाशी जिले के 4 लोगों को एडजस्ट करने का पत्र लिखने पर विवाद शुरू हो गया है। रेखा आर्य के इस कदम का बेरोजगार संघ ने पुरजोर विरोध किया है और रेखा आर्य से जवाब मांगा है। वहीं मंत्री रेखा आर्य ने इसे रूटीन प्रोसेस बताया। नहीं पा रहे हैं कि इसमें कितनी मतलब सत्यता है, कितना नहीं है, लेकिन अगर ये ऐसा है निश्चित रूप से तो ये उत्तराखंड बेरोजगार संगठन इसका भरपूर जो है क्या बोलते निंदा भी करता है, क्योंकि अगर इसी प्रकार से बैकडोर की प्रक्रिया चलती रहेगी तो ये क्या बोलते हैं आपके ये आयोग और ये क्या बोलते हैं आपके इनको बनाने का कोई औचित्य नहीं है। नहीं, देखिए, जो मैंने लेटर लिखा मेरे पास आमंत्रण बहुत सारे मेरे पास में बेरोजगार लोग आते हैं, उनके लिए लगातार हम पत्राचार करते हैं। उन पत्राचारों में आप भी मेरे पास भेजेंगे, हम उनके लिए भी कहेंगे कि इन्हें कहीं ना कहीं जो है जहाँ भी ये योग्य समझे जाते हो वहाँ पर उनको देखा जाए। ये तो स्वाभाविक है, ये तो हर कोई व्यक्ति लिखता है, हम जनप्रतिनिधि है तो ये हमारा कर्तव्य भी है लिखता। और जहाँ उसकी योग्यता होगी यदि रखा जा सकेगा तो रखा जा सकेगा, नहीं रखा जाए नहीं रखा जा सकेगा। ये तो सामान्य प्रक्रिया। पिथौरागढ़ में चीन सीमा के सटी दारमा घाटी भी जल्द ही सड़क से जुड़ जाएगी। सहम क्षेत्र में CPWD ने सड़क कटिंग का काम पूरा कर दिया है। साथ ही 7 में से 6 पुल भी पूरी तरह तैयार कर लिए हैं। बरसात के बाद पूरी सड़क में हॉट मिक्स का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। इस सड़क के पूरी तरह तैयार होने से 14 गांव की राह तो आसान होगी ही, साथ ही सुरक्षा बलों को बॉर्डर तक पहुंचने में कम वक्त लगेगा। वैली में हम लोगों ने जो है निरीक्षण किया। इसमें जो सड़क का काम जो CPWD के माध्यम से चल रहा है उसका निरीक्षण किया गया है। कटिंग कार्य पूर्ण कर लिया गया है और वहाँ पर जो है अभी बेस का भी काम उन्होंने पूरा कर लिया है। अभी उसमें हॉट मिक्स प्लांट का कार्यवाही जो है हो सकता है कि अभी जो बरसात का समय है तो इसमें शुरुआत की जाएगी। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एग्जाम को लेकर धन सिंह रावत ने कहा कि इसके लिए भारत सरकार की गाइडलाइन का इंतजार है और जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहेगा उसी के मुताबिक यूनिवर्सिटी कॉलेज खुलेंगे और एग्जाम भी होंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि हायर एजुकेशन में एग्जाम को लेकर कंफ्यूजन है। बता दें कि इससे पहले एग्जाम जुलाई में होने की बात कही जा रही थी। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने सभी तैयारियां पूरी होने का दावा किया है।
सरकार की एडवाइजरी जैसे आएगी उसी के अनुसार हमारे विश्वविद्यालय और हमारे महाविद्यालय जो है परीक्षाएं कराएंगे, क्योंकि जब तक भारत सरकार पूरे राज्यों के लिए नहीं कह सकती है, क्योंकि लाखों लड़कों ने पेपर देने हैं। बोर्ड का पेपर तो खाली 1-2 पेपर छोड़ के थे, इसलिए वो हो सकते थे, लेकिन जिसमें विभिन्न राज्यों के भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, हमारे बच्चे भी बाहर राज्यों में पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि भारत सरकार गृह मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय जो भी गाइडलाइन देगा उस पर हम लोग काम करें। इतने बड़े मुद्दे पर, एजुकेशन के मुद्दे पर भी आप बिल्कुल मुतमईन रहिए, ये दिल्ली पर ही निर्भर रहेंगे, ये अपने आप कोई निर्णय लेने वाले नहीं है। डबल इंजन आप कितना कहते रहिए, प्रचंड बहुमत कितना कहते रहिए, इनकी उठक बैठक जो है दिल्ली से ही होती है, दिल्ली वाले ही तय करेंगे। चमोली से खबर है, जहां राजौरी के पुंछ सेक्टर में शहीद हुए सुरेंद्र सिंह नेगी का पार्थिव शरीर बुधवार को पंचतत्व में विलीन हो गया। सेना के जवानों ने शहीद को अंतिम सलामी दी, वहीं भारी संख्या में पैतृक घाट पर पहुंचे लोगों ने शहीद को नम आंखों से विदा किया। शहीद सुरेंद्र सिंह नेगी कर्णप्रयाग ब्लॉक के सोनाली गांव के रहने वाले थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आज बुधवार को शहीद पंचतत्व में विलीन हो गए। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, लीसा की नीलामी होगी। इस बार देहरादून में लीसा को नीलाम किया जाएगा। गढ़वाल कुमाऊं की देहरादून में होगी नीलामी। 38,000 क्विंटल से अधिक लीसा डिपो में डंप है। 3 जुलाई को इस लीसा की नीलामी की जाएगी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे जरूर देखिए महाबहस।